Section number 65 deals with obligation of a person who has received advantage under the void agreement or the contract that becomes void। तो हमेशा याद रखना कि जो void agreements होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर ए बी से कहते हैं कि आप मुझे 5 लाख रुपीज़ दें, इन रिटर्न मैं आपके लिए आसमान से चांद जो है वो ज़मीन पर आपके हाथ पर ला कर रखूँगा। सो दिस इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट अगर कोई बंदा ऐसा एग्रीमेंट करता है तो वो वाइड एग्रीमेंट होता है। और अगर कोई आदमी किसी दूसरे बंदे से एग्रीमेंट करता है कि आप मुझे 10,000 दे, मैं आपको हीरोइन ला के दूँगा, ठीक है। हीरोइन मतलब चर्च, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़। तो वो एक इलीगल ड्रग है, ठीक है। और जो इलीगल जिस वक्त आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इलीगल होता है तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होता है। वाइड एग्रीमेंट का मतलब है कि कोर्ट उस पर किसी किस्म का उसे इन्फोर्स कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसे एग्रीमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। अगर कोई उसे ब्रीच भी कर देता है तो उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है एज इफ दिस कॉन्ट्रैक्ट नेवर एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। तो वाइड एग्रीमेंट्स के दौरान अगर कोई भी पार्टी कोई किसी किस्म का कोई बेनिफिट रिसीव करती है तो वो उसे वापस करना होता है। अगर ए ने बी से ही कहा था कि मैं आपके लिए चांद देकर आऊँगा और वो एग्रीमेंट वाइड था, और ई ने अगर जो है वो समझे 5 लाख दे दिया, तो वो तो वाइड एग्रीमेंट से, तो मतलब ये कि वाइड एग्रीमेंट के लिए भी कोर्ट जाकर अगर आपसे किसी बंदे ने कोई अनफेयर एडवांटेज लिया है तो वो उसे वापस करना होगा, ठीक है, क्योंकि अनफेयर एडवांटेज लेना इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। अब है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 66 मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग द रिसेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रिसेशन का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, ठीक है। नोवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करना। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि अली जो है उसने एक फ़ोन जो है वो सेल किया है बिलाल को, ठीक है। लेकिन बिलाल के साथ जो है वो उसे ट्रिक किया गया है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो अब जो बिलाल है उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर वो उसे कैंसिल ना करना चाहे और फिर भी एग्रीमेंट परफॉर्म करने पर रेडी हो तो फिर वो वैलिड है। तो हमारे पास वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिस पार्टी के साथ एग्रीव पार्टी वो पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो वो कर सकती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल। अब बिलाल को पता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि वो क्या करेगा कि मैसेज सेंड करेगा दूसरे पर्सन को, अली को, कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो ये रिसेशन है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सेक्शन हमें ये कहती है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर रहे हैं तो जो दूसरी पार्टी है, बेशक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और आपके साथ फ्रॉड कमिट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्फॉर्म कम्युनिकेशन आप किसी ईमेल के ज़रिए, किसी लेटर के ज़रिए, किसी तरह से आप जो है उसके साथ कम्युनिकेट करके आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले उसने डिसाइड किया कि मैं कैंसिल करता हूँ, लेकिन उसके बाद वो ये सोचता है कि नहीं, आई शुड नॉट कैंसिल दिस एग्रीमेंट, कि मैं आई एम नॉट कैंसिलिंग दिस एग्रीमेंट, कि मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे परफॉर्म करूँगा, ठीक है। हमारी जो एग्रीमेंट हुआ था फ़ोन सेल करने का, हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो फिर वो जो आपने जो अपनी कैंसिलेशन को जिस वक्त रिवोक किया, ठीक है, तो वो भी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब इस सेक्शन में हमें बेसिकली ये चीज़ बताई जा रही है कि चाहे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें, बेशक वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन आपको दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो इन्फॉर्म आप किसी लेटर के ज़रिए, किसी नोटिस के ज़रिए, किसी ईमेल के ज़रिए, या फिर किसी पर्सन को सेंड करके, या फिर किसी पर्सन के थ्रू आप किसी दूसरे बंदे को इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब ये सेक्शन हमें क्या कहती है कि इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, देन द कैंसिलेशन और टेकिंग बैक ऑफ दैट कैंसिलेशन, लेकिन फिर जो कैंसिलेशन है या फिर उस कैंसिलेशन को वापस लेना, उसे आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपने ऑफ़र की थी। मतलब ये कि जिस वक्त दो पार्टीज आपस में ऑफ़र करती है ना, एक पार्टी फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी को ऑफ़र करती है कि मैं अपना फ़ोन सेल कर रहा हूँ, और दूसरी पार्टी से फिर वो अपनी ऑफ़र कम्युनिकेट करती है, ठीक है। चाहे वो वर्बली आप कम्युनिकेट करें, किसी रिटन कम्युनिकेशन करें, मतलब ईमेल या फिर लेटर या फिर कोई नोटिस सेंड करें आप उस दूसरी पार्टी को। तो ये कहते हैं कि जिस तरह आप एक पार्टी को ऑफ़र करते हैं, उसी तरह आप दूसरी पार्टी को कैंसिलेशन भी
किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो वो भी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब जिस तरह एक ऑफ़र आप दूसरी पार्टी को बताते हैं कि मैं आपके साथ ऑफ़र करना चाह रहा हूँ, इसी तरह आप दूसरी पार्टी को ये भी बताएं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अब कैंसिल कर रहा हूँ। तो मतलब कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिकेशन भी जो है वो पार्टी पर होती है। इसी तरह इफ़ यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट इन्फॉर्म द पार्टी प्रॉपर्ली। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रहे हैं, आप एक पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे। एंड इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड, लेकिन अगर अब आपका माइंड चेंज हो गया और आप अपनी कैंसिलेशन वापस लेना चाह रहे हैं और बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, ठीक है, तो तब भी आपको उस पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये होती है सेक्शन नंबर 66। Section number 67 is about effect of neglect of promise to afford promiser reasonable facilities for performance। ठीक है, कि इसमें ये है कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ने आपस में प्रॉमिस किया, ठीक है। अब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होते हैं? प्रॉमिसी वो होता है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट होगा, ठीक है, जिसके लिए सर्विस परफॉर्म की जाएगी। और प्रॉमिसर जो कि परफॉर्म करेगा। अब एग्जांपल लो, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपके घर को पेंट करूँगा, तो यहाँ पर ए जो है वो पेंट करने वाला है, यानी कि उसने परफॉर्म करना है। सो ही इज़ अ प्रॉमिसर। प्रॉमिसी इज़ समवन कि जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो बी का घर है, तो वो फिर बी क्या है? प्रॉमिसी है। लेकिन अब ये सेक्शन हमें बताती है कि अगर एक प्रॉमिसी है, ठीक है, ही इज़, वो क्या कर रहा है कि जो प्रॉमिसर है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाला है वो तो विलिंग है उसे परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो प्रॉमिसी है वो उसे अलाउ ही नहीं कर रहा, या फिर उसे रोक रहा है, या फिर उसे थ्रेटन कर रहा है, या फिर उसे परफॉर्म नहीं करने दे रहा। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है कि जिस वक्त प्रॉमिसी कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से वो रोक देता है कि प्रॉमिसर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे, तो फिर क्या होता है कि द अदर पर्सन इज़ नॉट गिल्टी। तो फिर जो प्रॉमिसी है उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लाइबिलिटी नहीं आती, फिर वो गिल्टी नहीं होता, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि ए जो है उसने हायर किया बिलाल को कि वो पेंट करेगा उसके घर को। अब यहाँ पर बिलाल क्या है? प्रॉमिसर है, और ए क्या है? प्रॉमिसी है। बिलाल जो है वो रेडी है उसके घर को पेंट करने के लिए, लेकिन जो अली है वो डोरी नहीं खोल रहा, या फिर उसे उस रूम की एक्सेस नहीं दे रहा जिसे उसने पेंट करना है, ठीक है। तो बिलाल कैन नॉट कम्प्लीट द पेंटिंग। तो अंडरस्टूड सी बात है, जिस वक्त तक आप एंट्रेंस का दरवाज़ा डोर नहीं खोलोगे तो वो बंदा वहाँ इंटर ही नहीं हो सकेगा। सो बिलाल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले और फेलियर। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है कि जो बिलाल है वो उस फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रॉमिस ही था उसने उसे एक्सेस ही नहीं दी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके। अब देखो, जैसे एक बंदा है ना, वो एक बंदे को कहता है कि आप कल आएंगे और आकर मेरी गाड़ी रिपेयर करेंगे, और वो बंदा आ जाता है लेकिन आप उसे अपनी गाड़ी नहीं दे रहे, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है।